इतिहास अक्सर हमें लगता है कि ये बस कुछ राजाओं, पुराने युद्धों और तारीखों की बोरिंग सी लिस्ट है ना? लेकिन आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं, वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं द फीनिक्स सिविलाइजेशन, 11,000 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मतलब एक ऐसा नाटकीय सफर जो पूरे 11,000 सालों में फैला हुआ है। उन प्राचीन इंजीनियरों से लेकर जिन्होंने दुनिया को शहर बसाना सिखाया, आज के चंद्रयान तक की कहानी। एक ऐसी सभ्यता जो हर बार तबाह होने के बाद राख से एक फीनिक्स पक्षी की तरह दोबारा जिंदा हो उठी। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। जरा इस टाइमलाइन के विशाल पैमाने को देखिए। 9000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ की शुरुआत, फिर 3500 ईसा पूर्व तक आते आते सिंधु घाटी सभ्यता का अपने चरम पर पहुंचना, उसके बाद 1500 ईसा पूर्व का वो महान वैदिक युग, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत आना, और एक लंबी जद्दोजहद के बाद 1947 की आज़ादी। मतलब ये सिर्फ कुछ रैंडम तारीखें नहीं है, ये एक ऐसी सभ्यता की धड़कनें हैं जो हजारों सालों से लगातार धड़क रही है। इतने लंबे समय तक किसी सभ्यता का टिके रहना, ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। भाग 1, डॉन ऑफ अ सिविलाइजेशन, यानी सभ्यता की भोर। अब अगर हम उस समय की दुनिया की तस्वीर देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प और नाटकीय कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ दुनिया के बाकी हिस्सों में इंसान कबीलों में बटा हुआ था, शिकार कर रहा था और खाना बदोश वाली जिंदगी जी रहा था। वहीं दूसरी तरफ मेहरगढ़ और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिटरली दुनिया के पहले इंजीनियर बन चुके थे। उनके शहर एक प्रॉपर ग्रिड सिस्टम पर बने थे, बेहतरीन ढकी हुई नालियां थीं, और सुनिए, 9000 साल पहले पत्थर की बारीक ड्रिल से वो लोग दांतों का इलाज भी कर रहे थे। मतलब प्राचीन डेंटिस्ट्री। ये सभ्यता अपने समय से कितनी आगे थी, ये सोचकर ही हैरानी होती है। खैर, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, लोहे की खोज ने एक तरह से गेम ही पलट दिया। जंगलों को साफ करके खेत बनाए गए, और जब समृद्धि आई तो जाहिर है वर्चस्व की लड़ाइयां भी शुरू हुईं। ऋग्वेद में एक बहुत ही भयंकर युद्ध का जिक्र है, दशराज युद्ध, यानी 10 राजाओं का महासंग्राम। रावी नदी के तट पर हुए इस विशाल युद्ध में भरत कबीले के राजा सुदास ने 10 शक्तिशाली राजाओं के एक पूरे गुट को अकेले हरा दिया था। इसी ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे उत्तर भारत पर उनका एक छत्र राज कायम हुआ। और हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, इन्हीं के नाम पर इस जमीन का नाम पड़ा भारत। भाग 2, द गोल्डन एजेस, यानी भारत का स्वर्ण युग। अब ये सभ्यता कबीलों वाले दौर से निकलकर अपने सबसे सुनहरे पन्ने लिख रही थी। ये वो टाइम था जब बौद्धिक और आर्थिक रूप से ये जमीन अपने टॉप पर थी। जरा इन माइलस्टोन्स को देखिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर पूरे उपमहाद्वीप को एक धागे में बांध दिया। उधर सम्राट अशोक ने कलिंग के उस भयानक युद्ध के बाद हमेशा के लिए हथियार डाल दिए और दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। सिल्क रोड पर कुषाणों का ऐसा दबदबा था कि दुनिया भर का सोना भारत की तरफ खींचा चला आ रहा था। और विज्ञान की तो बात ही क्या करें, महान आर्यभट्ट ने दुनिया को शून्य दिया और बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इसी दौरान वो मशहूर लौह स्तंभ भी खड़ा किया गया, जिसमें 1600 साल बाद भी, जी हां, आज तक जंग नहीं लगा है। ये सारी बातें चीख चीख कर बताती हैं कि ये सभ्यता उस वक्त पूरी दुनिया को लीड कर रही थी। अब यहाँ जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है, वो है ये नंबर 10,000। कोई अंदाजा है कि ये क्या है? ये कोई सेना की गिनती नहीं है, ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्वानों की संख्या है। कोरिया, चीन, तिब्बत, दुनिया के हर कोने से स्कॉलर्स यहाँ पढ़ने आते थे। ये उस समय दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन हब था। इस बात का सबसे बड़ा सबूत कि ज्ञान को इस सभ्यता में सर्वोच्च दर्जा हासिल था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसी सभ्यता जो इतनी प्रबुद्ध थी, इतनी अमीर थी, जो विज्ञान और ज्ञान के आसमान को छू रही थी, वो अचानक इतने गहरे खौफनाक अंधकार में कैसे डूब गई? भाग 3, द डार्क एरा ऑफ इन्वेशंस, आक्रमणों का अंधकार। ये सवाल हमें इतिहास के उस ट्रैजिक टर्निंग पॉइंट पर ले आता है जहां से एक लंबा और दर्दनाक दौर शुरू होता है। अगर हम ऐतिहासिक दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें तो एक बहुत ही साफ पैटर्न दिखाई देता है। एक तरफ बाहरी सेनाएं थीं जिनके पास बिल्कुल नए हथियार और खूंखार युद्ध तकनीकें थीं, लेकिन असली वजह बाहरी ताकत नहीं बल्कि अंदरूनी गद्दारी थी। जयचंद और मीर जाफर जैसे लोगों के धोखे ने इस सभ्यता को अंदर से खोखला किया। और हाँ, युद्ध के नियमों का टकराव भी एक बड़ा फैक्टर था।
एक तरफ निहत्थे पर वार न करने और सूरज ढलने के बाद लड़ाई रोक देने जैसे ऊंचे आदर्श थे, और दूसरी तरफ हमलावरों के लिए बस जीतना ही इकलौता नियम था। सच तो ये है कि ये सभ्यता शायद ही कभी सामने से किए गए सीधे वार या प्योर ताकत से हारी हो। और इस सोच के टकराव का जो खौफनाक नतीजा निकला वो इस अंक 3 में छिपा है। बख्तियार खिलजी के हमले के वक्त जब महान नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाई गई तो उसकी भव्य लाइब्रेरी, धर्मगंज की किताबें 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 3 महीने तक जलती रहीं। जरा सोचिए, हजारों सालों की रिसर्च, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र के वो बेमिसाल रहस्य जो शायद आज के मॉडर्न साइंस को भी पीछे छोड़ देते, वो सब उन 3 महीनों में हमेशा के लिए जलकर राख हो गए। इन आक्रमणों की त्रासदी सिर्फ ज्ञान के विनाश तक ही नहीं रुकी। 16,000 ये आंकड़ा चित्तौड़गढ़ के उस दिल दहला देने वाले जौहर की गवाही देता है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को घेरा और साफ हो गया कि अब युद्ध जीतना नामुमकिन है, तब रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 16,000 वीरांगनाओं ने दुश्मन के हाथों अपमानित होने के बजाय खुद को धधकती आग के हवाले कर दिया। इतिहास में चुकाई गई इस भयानक मानवीय कीमत को शब्दों में बयान करना लिटरली असंभव है। भाग 4, द अनयील्डिंग रेजिस्टेंस, अटूट प्रतिरोध। लेकिन कहते हैं ना कि रात जितनी घनी होती है, सवेरा उतना ही शानदार होता है। विनाश की उस राख से एक ऐसी पीढ़ी उठी जिसने हार मानने से साफ इनकार कर दिया, और ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे सभ्यता की पहचान को बचाने के लिए राख में से नए नायक पैदा हुए। बप्पा रावल को ही देख लीजिए, जिन्होंने शुरुआती विदेशी हमलों को खदेड़कर बहुत दूर तक वापस धकेल दिया। विजयनगर साम्राज्य ने ढाल बनकर दक्षिण भारत की कला और संस्कृति को बचाए रखा। अरावली के घने जंगलों में महाराणा प्रताप और वीर भील आदिवासियों का वो गजब का संघर्ष, जिसने मुगलों की विशाल सेना को लोहे के चने चबवा दिए। और छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने आम किसानों को खूंखार योद्धाओं में बदल दिया, छापामार युद्ध की नई तकनीकें ईजाद की और एक विशाल नौसेना खड़ी कर दी। प्रतिरोध की सबसे चरम, सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी इन शब्दों में है। अगर तुम मुझे अपनी बेटी भी दे दो और अपना पूरा साम्राज्य भी, तब भी मैं अपना धर्म और स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगा। ये शब्द है छत्रपति संभाजी महाराज के हैं। जब औरंगजेब ने उन्हें धोखे से बंदी बनाया और धर्म बदलने का दबाव डाला, तो उनका यही बेखौफ जवाब था। इसके बाद 40 दिनों तक उन पर जो आम मानवीय अत्याचार किए गए, खाल खींची गई, आंखें निकाल ली गई, वो क्रूरता की सारी हदें पार कर गया था। लेकिन उस महायोद्धा ने मौत को गले लगा लिया, पर झुके नहीं। उनका ये बलिदान एक ऐसी चिंगारी बन गया जिसने पूरे साम्राज्य में आज़ादी की एक नई आग लगा दी। भाग 5, द लॉन्ग रोड टू फ्रीडम, आज़ादी का लंबा सफर। मुगलों का दौर खत्म हो रहा था, पर विदेशी गुलामी की आफत अभी टली नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में एक नया खतरा आया, जिसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि कैसे इस देश की इकोनॉमी को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी, उसे लिटरली निचोड़ लिया गया। बेहतरीन मलमल बनाने वाले कारीगर सड़कों पर आ गए। किसानों को अपना अनाज छोड़कर जबरदस्ती नील उगाने पर मजबूर किया गया, जिससे जमीनें बंजर हो गई और भयानक अकाल पड़े। देश की सारी दौलत जहाज़ों में भरकर बाहर भेजी जा रही थी। ये खजाने की लूट का सबसे काला अध्याय था। पर फिर वही बात, इस घुप अंधेरे को चीरने के लिए भी चिंगारियां उठीं। 1857 में मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई की वो पहली हुंकार। फिर महात्मा गांधी का वो मास्टर स्ट्रोक, जहां उन्होंने सत्य और अहिंसा को एक ऐसा हथियार बना दिया जिसके आगे ब्रिटिश बंदूकें भी बेबस हो गईं। उधर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे युवाओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर पूरे देश की सोई हुई आत्मा को झकझोर कर जगा दिया। और कौन भूल सकता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने समंदर पार जाकर पूरी की पूरी आजाद हिंद फौज खड़ी कर दी। तरीके भले ही अलग थे, पर इन सभी ने मिलकर जनता को ऐसा जोड़ा कि ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हमेशा के लिए उखड़ गई। भाग 6, द रीबर्थ ऑफ इंडिया, भारत का पुनर्जन्म। और आखिरकार अनगिनत बलिदानों के बाद 1947 की वो आज़ादी की सुबह आई। ये सिर्फ एक देश की आज़ादी नहीं थी, ये एक 11,000 साल पुरानी सभ्यता का पुनर्जन्म था। इस पुनर्जन्म में 562 का ये आंकड़ा एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। आज़ादी के वक्त ये देश 562 अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। दुनिया के कई बड़े जानकारों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये नया देश कुछ ही सालों में ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। लेकिन
सरदार वल्लभ भाई पटेल की फौलादी इच्छा शक्ति ने इन 562 टुकड़ों को जोड़कर एक कर दिया। आज जो मॉडर्न इंडिया का नक्शा हम देखते हैं वो उसी अटूट संकल्प का नतीजा है। और आज़ादी के बस कुछ ही दशकों बाद इस नई ताकत का ऐसा प्रदर्शन हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 93,000 ये नंबर इतिहास में दर्ज है। 1971 के युद्ध में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का भारतीय सेना के सामने घुटने टेकना, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। इस एक घटना ने दुनिया को ये मैसेज दे दिया कि बॉस, अब ये देश सिर्फ डिफेंसिव नहीं है बल्कि एक मजबूत महाशक्ति बनकर उभर रहा है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि वो फीनिक्स सभ्यता आज ग्लोबल स्टेज पर अपना पुराना रुतबा कैसे वापस हासिल कर रही है। आज इसरो का चंद्रयान चांद के साउथ पोल पर उतर रहा है, वो जगह जहाँ बड़े बड़े देश भी फेल हो गए। इकोनॉमी की बात करें तो हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। जो देश कभी साक्षरता के लिए संघर्ष कर रहा था, आज उसके ऊर्जावान युवा पूरी दुनिया में डिजिटल क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। 11,000 साल के इस महासफर में इस सभ्यता ने सबसे सुनहरे युग भी देखे, सबसे भयानक त्रासदियां भी झेली और आखिरकार अपना एक शानदार पुनर्जन्म भी करके दिखाया। अब एक आखिरी सवाल जिस पर हमें सोचना चाहिए, अनगिनत बार राख से उठ खड़े होने वाली ये फीनिक्स सभ्यता अब भविष्य में कौन सा नया इतिहास रचेगी? जरा इस ऐतिहासिक निरंतरता के बारे में सोचिएगा। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में बस इतना ही। इतिहास की इन परतों को यूं ही समझते रहिए।